हेलो दोस्तों। तो अपन इस वीडियो में देखेंगे कंसल्टेंसी पेपर ऑफ सेबी जो सेबी ने अभी रिलीज़ किया है। ये डिस्कस होगा विद एक्सचेंजेस के साथ। एक्सचेंज के लिए इसने मैसेज किया है कि आप ये सब को देखो, डिस्कस होगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। इन्होंने एक डेट भी मेंशन किया है, आप यहाँ पे सबसे लास्ट में देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया है, ये सेबी को सारे एक्सचेंजेस को भेजा है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है। टू ऑल दी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड स्टॉक एक्सचेंज उनको भेजा है कि ये सब देखना है। ये इस मतलब अभी डिसाइड नहीं हुई है कि डेट की कब लागू होगा। दिस प्रोविजंस इन सर्कुलर सेल कम इन इफेक्ट ऑफ डेट। अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है। उन्होंने बोला है ये अभी उनको भेजा गया है, इसका डिस्कशन होगा, फिर बाद में इम्प्लीमेंट होगा और फिर डेट आएगी। ठीक है। ये इसका ओवरऑल मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिया। अब ये पेपर क्या कहता है, कंसल्टेशन पेपर वो है। ये आया क्यों, मतलब वो क्यों लेके आए सेबी। ये कहना चाहते हैं कि इंडेक्स डेरिवेटिव का जो अभी फ्रेमवर्क है ना, उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ मतलब थोड़ी ताकत डालना चाहते हैं, जिसमें क्या है, इन्वेस्टर का पैसा है ना वो प्रोटेक्ट रहे, मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे। अभी क्या ज़्यादा मूव्स आ रहा है जिसमें क्या लॉस हो रहा है ट्रेडर्स को ज़्यादा। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इन द रिसेंट ईयर इंक्रीज रिटेल पार्टिसिपेशन, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर हैं लाइक यू एंड मी, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इन डेरिवेटिव ऑन एक्सपायरी डेट में बहुत ज़्यादा हो गया है, जो कि स्पेकुलेटिव इनकम के लिए लोग ज़्यादा आते हैं और फिर वो लॉस कर देते हैं, इसलिए वो लेकर आ रहा है। और ये बोलता है, हम इस पेपर में हम कुछ आपको वो बताएंगे कि एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में, डेरिवेटिव के एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में ऐसी क्या क्या फ्लॉज हैं, मतलब उसको हम कैसे इन्हांस करें। सॉरी, फ्लॉज नहीं, बट जो भी अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिससे ज़्यादा लॉस हो रहा है ना, उसको हम इन्हांस करके इन्वेस्टर के पैसों को प्रोटेक्ट कर सकें और प्रमोट करें मार्केट की स्टेबिलिटी को। मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ज़्यादा मूव नहीं आएंगे, तो क्या है ना, इसमें सस्टेन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकें। मतलब एक, जैसे पता है मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो उतनी कैपिटल बनाए, एकदम से नहीं सोचे कि 1 लाख लगाए और इतने बन गए, ऐसा नहीं करना है। तो एक सस्टेन कैपिटल फॉर्मेशन की जा सके स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अब सेबी इस पेपर को लेकर क्यों आ रही है, अब इन्होंने ऐसे नहीं बोल दिया कि रिटेल पार्टिसिपेंट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है और ये लॉस कर रहे हैं। इन्होंने कुछ डेटा भी शेयर किया जो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार 92.5 लाख यूनिक इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरी फर्म ने लॉस किया है। कितना लॉस किया है, 51,690 करोड़ अप्रोक्स। ठीक है। अब इसमें क्या है ना, ये पैसों में उनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इंक्लूडेड नहीं है, मतलब जैसे कि बाय सेल जिसमें ब्रोकरेज दे रहे हैं और एसटीटी लग रहा है, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं है। अब इसमें और उन्होंने ये भी बताया इन शॉर्ट कि 100 में से 85 लोग हैं ना, वो नेट ट्रेडिंग लॉस में है, मतलब जो लॉस कर रहे हैं। ठीक है। अब जो 85 लोग हैं ना जो प्रॉफिट कर रहे हैं ना, उसमें से भी 15% लोग हैं ना, 15% इनका जो प्रॉफिट है ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट ट्रांजैक्शन कॉस्ट में चला जाता है। ये फाइनेंशियल ईयर 22 की स्टडी में बता रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 22 की स्टडी में उन्होंने ये भी बताया है कि 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं। सिर्फ 1% जो लोग हैं ना, वो मतलब 1% नहीं, 10 में से 9 मतलब 100 में से 90 लोग लॉस कर रहे हैं, मतलब 10% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है। अब वो 10% लोग कौन से हैं, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी एल्गो बेस्ड प्रोप्राइटरी सब ट्रेडर्स है ना, एल्गो बेस्ड जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, या एफपीआईस मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वही बता रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑफसेटिंग प्रॉफिट्स, मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट काट के, एसटीटी काट के, सब काट के जो प्रॉफिट बना रहे हैं ना, वो सिर्फ 10% लोग ही हैं। वो इन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया है सेबी ने। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो बैकग्राउंड में क्या बोला है, पहले मंथली एक्सपायरी हुआ करती थी, फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन किया क्या, वीकली एक्सपायरी को। मई 2016 में वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हो गई है। फिर अभी क्या हुआ, मई 2023 में उन्होंने क्या किया, वापस से शफलिंग कर दी। अब क्या 5 दिन एक्सपायरी होने लगी है। एक्सपायरी ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव ऑन ऑल 5 ट्रेडिंग डेज ऑफ द वीक, मतलब अब 5 दिन एक्सपायरी हो रही है। मतलब मंडे को मिड कैप है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की हो गई है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की हो गई है, थर्सडे को अपनी निफ्टी की हो गई है, और फ्राइडे को हो गई है अपनी सेंसेक्स की। तो ये 5 दिन एक्सपायरी होने लगी हैं। अब इससे हो क्या रहा है, ठीक है, उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी हो क्या रहा है। अब जैसे इसका टर्नओवर है ना, वो पूरा इंक्रीज हो गया है। क्या हो रहा है, पूरे 5 दिन जो ट्रेडिंग होती है ना, और एक्सपायरी वाले दिन के दिन जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, एक्सपायरी 5 दिन में जितनी हो रही है ना, और एक्सपायरी के दिन कितनी हो रही है वो बता रहा है। एक्सपायरी के दिन हो रही है 64% का टर्नओवर, मतलब
जितना भी टर्नओवर हो रहा है ना, उसका 64% सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन होता है। बाकी जो रिमेनिंग 36% है इसका, वो कितने दिन हो रहा है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, जो कि पुराना है। और निफ्टी का एक्सपायरी कितनी है? गुरुवार को। तो सिर्फ गुरुवार के दिन 64% का टर्नओवर आ रहा है, बाकी जो 36% का टर्नओवर है बाकी अलग दिन में आ रहा है। आप समझ रहे हो? तो इससे क्या हो रहा है? स्पाइक ज़्यादा आते हैं, लोग ज़्यादा कर रहे हैं। और इसमें से भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है लास्ट के 1 घंटे में कितना आ रहा है। 1 घंटे में आता है 28%। मतलब जो एक दिन में पूरा 64% आ रहा है ना, वो सिर्फ लास्ट के 1 घंटे में 28% है। ऐसे ही लास्ट के आधे घंटे में 16% का आ रहा है। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया निफ्टी का, ऐसे ही सेंसेक्स का भी किया है। देखो सेंसेक्स का क्या हो रहा है, पूरा 96% सेंसेक्स के दिन ही आ रहा है, मतलब एक्सपायरी के दिन ही आ रहा है। देख रहे हो आप, सिर्फ 1 घंटे में 40% लास्ट में और 27%। तो ये क्या है, बहुत ह्यूज हो गया है। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया, ट्रेंड इन नोशनल टर्नओवर नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी ऑन वीकली एक्सपायरी। इन्होंने जुलाई का डेटा लेके एक्सप्लेन किया है। तो इन्होंने बताया कि ये टर्नओवर एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा होने लगा है। अब ये कब से होने लगा है, इन्होंने ऐसे भी बताया कि मार्केट डायनेमिक्स कब से चेंज हुआ है। तो इन्होंने बताया पोस्ट कोविड, मतलब कोविड के बाद से ऐसा देखा गया है कि 2024 में मई 2024 तक, आज से 4 महीने पहले, मतलब मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी सितंबर चल रहा है, तो आज से 4 महीने पहले तक का इन्होंने बताया कि इंडिया में डीमेट अकाउंट्स ओपन हो गए हैं लगभग 16 करोड़। और जिसमें से क्या है, 2020 से ओपन हुए थे 12.5 करोड़। लोग अवेयर हो रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये तो यहाँ तक तो सब ठीक है कि चलो अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि ये ट्रेंड हो रहा है एनुअल टर्नओवर के एफ&ओ सेगमेंट में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इन्होंने थोड़ा फैक्ट्स डेटा के साथ एक्सप्लेन किया है कि ₹1,00,000 करोड़, मतलब 2018 में 4.5 लाख, तो 4.5 लाख करोड़ जो मतलब टर्नओवर हुआ करता था, वो आज 138 लाख करोड़ में जा रहा है। मतलब आप देखो, यहाँ से 4.5 से 6.5 हुआ, फिर यहाँ से 6 से देखो डबल हुआ 11, मतलब 6 से 12 लगभग। अब लेके चलना 12 से 24, मतलब उससे डबल से भी ज़्यादा। ठीक है, 11 से, यहाँ मान लो 11 दूनी 22, और यहाँ से देखो उससे भी 26 आ रहा है। अब 26 दूनी 52, यहाँ देखो डबल से भी ज़्यादा, मतलब हर साल डबल हो रहा है। 58, मतलब 55 दूनी 110, ये देखो। तो मतलब नियरली अप्रोक्स, तो ये देख रहे हो आप, डबल होते जाता है। और अभी कितना हो गया, 138। तो ये क्या होना, एनुअल टर्नओवर एफ&ओ सेगमेंट में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उन्होंने बताया कि पूरा एनुअल टर्नओवर बता दिया इन्होंने। अभी नीचे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि रिटेल इन्वेस्टर का टर्नओवर कितना है। ठीक है, ये देखो इंडिविजुअल इन्वेस्टर का टर्नओवर क्या है। पहले क्या है ना, लोग 100 रुपये इन्वेस्ट करते थे ना, तो सिर्फ 2%, मतलब 100 में से सिर्फ 2 रुपये अपन इंडेक्स ऑप्शन में लगाता था पहले एक रिटेल इन्वेस्टर। लेकिन आज वो 41 रुपये लगा रहा है। ऐसे नहीं बोल रहा, यहाँ देखो, इट मे बी सीन दैट एवरी 100 रुपीज़ ट्रेडेड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर। 2018 में वो 100 रुपये लगाता था ना, उसमें से 2 रुपये जाते थे इंडेक्स ऑप्शन में, लेकिन अभी वो 41 जा रहे हैं। मतलब देख रहे हो, पूरा वो स्पेकुलेटिव इनकम में ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। ये हो रहा है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर बता रहा है एफ&ओ सेगमेंट में। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने ये बताया बिहेवियर एनालिसिस ऑफ मार्केट का क्या बिहेवियर हो रहा है। अब देखो, जून 2023 से जुलाई 2024, है ना, इन्होंने बताया कि निफ्टी सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है एक्सपायरी डे के दिन। ठीक है, अब इन्होंने ऐसे ही नहीं बोला, इन्होंने थोड़ा डेटा भी दिया है यहाँ पर टेबल में, एक्सप्लेन करूँगा। बट इन्होंने ये भी बोला है लास्ट हाफ एन आवर में इन्होंने क्या बोला है, मोस्ट वॉलेटाइल ऑन एक्सपायरी डेज कंपेयर टू नॉन एक्सपायरी डे। मतलब अदर एक्सपायरी दिन के, मतलब जो अलग अदर दिन है जहाँ पे एक्सपायरी नहीं होती है, उन डे के कंपेयर में एक्सपायरी दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। अब इन्होंने ये भी बताया कि निफ्टी का भी बताया उन्होंने, बैंक निफ्टी का भी बताया। तो पहले अपन निफ्टी का समझ लेते हैं। सुबह 9:15 से 10 बजे के बीच में सोमवार के दिन वॉलेटाइल रहता है, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र सभी दिन वॉलेटाइल रहता है। मतलब इस टाइम पे निफ्टी सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, थर्सडे के दिन क्या है ना, ये इतने टाइम तक, मतलब 11 बजे तक वॉलेटाइल रहता है। ये देखो यहाँ पे वॉलेटाइल रहता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर थोड़ा और कम हो जाता है। लेकिन इसके दिन देखो, ये एक्सपायरी के दिन मतलब बिल्कुल 3 बजे आ गए, 3 से 3:30, मतलब लास्ट के 1 घंटा आ गया ये। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितना, यहाँ भी वॉलेटाइल है। उन्होंने हाईलाइट किया है कि यहाँ सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल आ रहा है, बाकी दिन में नहीं है इतना वॉलेटाइल। ठीक है, इन्होंने क्या निफ्टी एक्सप्लेन किया, ये हाईलाइट होने की साइड से भी नहीं हाईलाइट किया, ये वाला हाईलाइट मेरी तरफ से। ठीक है, अब ये बैंक निफ्टी में भी उन्होंने बताया कि 9:15 से 10 बजे के टाइम पे ये भी वॉलेटाइल रहता है। लेकिन इसकी एक्सपायरी वेडनेसडे को होती है, तो इसकी देखो एक्सपायरी 3 से 3:30, है ना। तो देखो यहाँ भी वॉलेटाइल है, मतलब ये यहाँ पे भी वॉलेटाइल रहता है, यहाँ पे वॉलेटाइल, ये देखो इतना हाईली वॉलेटाइल है। ये देखो सबसे ज़्यादा है एक्सपायरी दिन के।
तो इन्होंने बताया कि ये सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रहने लगा है। इन्होंने और भी बताया, इट इज़ नोटेड सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी हैपन्स ऑन द डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डे के दिन बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, ये मोर वॉलेटाइल रहता है। इन्होंने ये हाईलाइट किया जो कि अपन ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट बताया उन्होंने, इट इज़ इलस्ट्रेटेड दैट ये सिग्निफिकेंट स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हो रही है, मतलब यहाँ पे उनको पता नहीं है क्या हो रहा है, मतलब बस कर रहे हैं कि यहाँ चला जाएगा और हम खरीद लेंगे, बेच लेंगे, बना लेंगे पैसे। तो सिग्निफिकेंट स्पेकुलेटिव हो रहा है, मतलब कुछ पता नहीं है, बट लेकिन हमने वो तुक्का लगाया है, तो भला धूल में लगाने वाली बात है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं जिस वजह से क्या है, मोर वॉलेटाइल हो रहा है इसी टाइम पीरियड में। इन्होंने ये एक्सप्लेन भी किया। अब इन्होंने थोड़ा डेटा से भी एक्सप्लेन किया है कि ट्रेडिंग समरी क्या हो रहा है। देखो, इस ट्रेडिंग समरी बता रहा है निफ्टी के ऑप्शन में। अब ये वाले टेबल अपन समझते हैं। इन्होंने टाइम फ्रेम लिया 3 मिनट का, 3 बजे से 3:03 तक इतना हुआ ही है, ठीक है। अब 3 से 6 मतलब अगले 3 मिनट में इतना हुआ ही बचा, ठीक है, समझ रहे हो। इन्होंने यहाँ पे जीरो में पॉइंट बनाने की कोशिश करी और कुछ लोगों को लॉस हो गया, और यहाँ देखो इतने लोग निकल गए, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या है ना, इतना हुआ ही था, मतलब ओपन पोजीशन है, उन्होंने कुछ पॉइंट ग्रैब करने के लिए कोशिश किया, बट इतने लोगों का वाई शिफ्ट हो गया, मतलब इतने लोग हट गए क्योंकि जीरो में वो लुट गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट किया और पोजीशन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि 3 बजे से हर 3 मिनट में मतलब इतना वाई शिफ्ट हुआ, मतलब कुछ पॉइंट्स ग्रैब करने जाते हैं बट वो लॉस खा जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कुछ डेटा से ही एक्सप्लेन किया है जो कि मैं समझ पा रहा हूँ जैसा, ठीक है। और इन्होंने नीचे एक्सप्लेन भी किया है, द क्वांटम ऑफ इंट्रा इंटरवल वॉल्यूम विच कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड ओपन पोजीशन। मतलब देख रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी इतनी पास में है, मतलब 3 बजे या 3:30 बजे, फिर भी इतनी सारी ओपन पोजीशन है, मतलब क्लोजर टू ओपन पोजीशन, मतलब क्लोजिंग नहीं है। एंड हैज़ इट मे बी कैलकुलेटेड स्पेकुलेटिव इन नेचर, मतलब ये पूरा स्पेकुलेटिव बोल रहे हैं, वेरी नियर टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के पास में इतनी सारी ओपन पोजीशन स्पेकुलेटिव। अब ये एक्सपायरी के इतने पास में इतनी सारी ओपन पोजीशन क्यों है, क्योंकि इनके प्रीमियम लोअर है, ठीक है। और मेक एफ.एन.ओ ऑप्शन ट्रेडर ऑन दैट एक्सेसिबल, मतलब इतने सस्ते प्रीमियम हो जाते हैं, बहुत जीरो मतलब बहुत कम वैल्यू, जैसे 2 रुपये का प्रीमियम रहता है, वो 100 चला जाता है, 150 चला जाता है, बहुत चीप होते हैं। इंटाइसिंग लॉटरी टिकट, समझ रहे हो, इंडिविजुअल के लिए एक लॉटरी टिकट जैसा है ये, कि परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जिसमें पैसा बन जाए। उनको ये नहीं पता हाउ दी ऑड ऑफ सक्सेस में भी, मतलब उनको ये नहीं पता कि इससे हम सक्सेस कितना होंगे, बट पैसे जाने के ज़्यादा चांसेस है, बट वो कर रहे हैं, बस लॉटरी टिकट लग गया तो लग गया, है ना। तो इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि इस टाइप से स्पेकुलेशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक स्टडी कंडक्ट की है सेबी ने जनवरी 2023 में, ठीक है। इसका नाम ये है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक इंडिविजुअल ट्रेडर के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस है एफ.एन.ओ सेगमेंट के ऊपर, ठीक है, इनका ये टाइटल था। अब उस स्टडी में इन्होंने बताया कि 89% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स है ना, वो लॉस कर रहे हैं, मतलब सिर्फ 11% लोग हैं जो प्रॉफिट कर रहे हैं, जिसमें से भी उनका कुछ लोग हैं जो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे देते, जैसे कि उन्होंने दे दिया ब्रोकरेज दे दी, उन्होंने एसटीटी दे दिया, अदर चार्जेस दे दिए, ठीक है। उसमें से भी कुछ परसेंट लोग हैं जो कि एफडी के रिटर्न को बीट कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो कुछ परसेंट लोग हैं ना, वही सिर्फ प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ये उन्होंने इस स्टडी में एक्सप्लेन किया है। और ये वाला पॉइंट मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 2023-24 में 92.5 लाख यूनिक इंडिविजुअल और ये वाले फॉर्म्स हैं, इन्होंने पूरा मिला के इतना लॉस किया है 51,698 करोड़। अब इसमें क्या है ना, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, इतना टोटल इन्होंने बता दिया है, बट ट्रांजेक्शन कॉस्ट अलग से है, ठीक है। और इन्होंने खुद बताया कि 85% 100 में से 85% ही लॉस कर रहे हैं, है ना। इसमें से भी कुछ 15% इनका प्रॉफिट वहाँ चला जाता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट में, ठीक है। 2022 की स्टडी में इन्होंने बताया कि 10 में से 9 लोग करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें से 1% अगले साल बढ़ गया है बस। ऑन दी अदर साइड क्या हो रहा है कि जो प्रॉफिट बना रहे हैं ना 1%, वो भी एल्गो बेस्ड ट्रेडर्स हैं या एफपीआई हैं, जो कि मतलब सब काट के सारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट काट के उसके बाद प्रॉफिट बना रहा है। अब ये तो उन्होंने क्या है ना, पूरा बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर दिया कि यार ये सब कुछ उन्होंने बता दिया। अब उन्होंने कुछ वो भी बताए हैं इसके मेजर्स, मतलब उसको हम कैसे ओवरकम कर सकें, मतलब ये जो समस्या है जिसमें इतने सारे लॉस हो रहे हैं, उसको हम ओवरकम कैसे कर सकें। तो उन्होंने 3rd पॉइंट में एक्सप्लेन किया है अपनी रिपोर्ट में, ठीक है।
तो पहला उन्होंने बताया कि स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस में, जिसमें उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया है कि पहले वो बताते हैं कि ये अभी चल रहा है, ठीक है, फिर इसमें क्या क्या इशू है, और फिर वो कुछ डेटा बताएंगे, फिर वो लास्ट में बता देंगे कि इसको ऐसे अपन ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स है ना 35 इन द मनी और 35 आउट ऑफ द मनी होते हैं। जैसे कि अभी करंट प्राइस चल रही है जैसे 25,000, तो 25,000 से हर 50 के इंटरवल में, जैसे 24,950, 24,900, 24,850, 24,800, ऐसे करके पीछे जाएंगे 35, ऐसे ही 35 आगे जाएंगे, 25,050, 100, 25,150, ऐसे ऊपर होंगे। तो 35 दोनों साइड होते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या होता है, ऐसे ही 45 होते हैं, उसमें स्ट्राइक प्राइस 100 होती है। जैसे 51,000 चल रहा है तो 51,052, 51,100, 51,200 ऐसे चलेगा, 49,900, 49,800 ऐसे चलेगा। तो उसमें 45 होते हैं, 45, 45, 90। तो इन्होंने बताया कि एग्जिस्टिंग ये प्रैक्टिस है, इसमें क्या है बहुत सारे, मतलब 70 बन रहे हैं अभी, और इसमें बन रहे हैं 45, 45, 90। तो इन्होंने बताया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या है स्कैटर ट्रेडिंग एक्टिविटी, मतलब कुछ लोग बाउंड्री पे कर रहे हैं लास्ट में, कुछ बीच में कर रहे हैं, कोई इधर कर रहा है, तो स्कैटर्ड है, मतलब जो लोग हैं ना वो फैले हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या आ रहा है सडन प्राइस मूवमेंट आ जाता है, क्योंकि वो उसके प्रीमियम बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उन्होंने बोला ये सारी इसकी प्रॉब्लम है। अब उन्होंने कुछ बताया, डेटा से एक्सप्लेन किया है, फिर लास्ट में उन्होंने क्या बोला, इसको अपन कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, जो कि उन्होंने बताया सिर्फ 50 स्ट्राइक प्राइस निकालेंगे, नॉट मोर देन 50 स्ट्राइक प्राइस टू बी इंट्रोड्यूस, ठीक है। उन्होंने बोला है प्रपोजल में कि इसके सिर्फ 50 निकालना है। अब उन्होंने कहा चलो ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक साइड ही बहुत ज़्यादा मूवमेंट चला गया और वो 50, मतलब जो 25 है वो थोड़े से इनवैलिड हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि डेली बेसिस पे अपन और भी निकाल सकते हैं, न्यू स्ट्राइक प्राइस टू बी इंट्रोड्यूस, ये अपन निकाल सकते हैं, मतलब ये डिस्कशन कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, ये ऐसे ही नहीं है, मतलब हमने बोल दिया सेबी ने और आपको अप्लाई करना है, ये थोड़ा डिस्कशन होगा इस पर, प्रिंसिपल्स आफ्टर जॉइंट डिस्कशन, मतलब डिस्कशन होगा उसके बाद ये अप्लाई कर पाएंगे। ये तो हो गया इनका पहला पॉइंट जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ये क्या अभी मार्जिन ले रहा है, किस से ले रहा है ये मार्जिन, अगर आप फ्यूचर पोजीशन को चाहे लॉन्ग कर लो चाहे शॉर्ट कर लो, ये मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या है, अगर ये ऑप्शन पोजीशन को क्या करता है, अगर आप शॉर्ट करोगे तो भी वो ले लेंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं, जैसे बायर से क्या कर रहे हैं, प्रीमियम के बराबर ले रहे हैं, जैसे रिक्वायर्ड पेमेंट ऑफ ऑप्शन प्रीमियम ले रहा है। लेकिन इन्होंने साफ साफ बोला है कि नो एक्सप्लिसिट अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, मतलब ये पहले से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं ऑप्शन प्रीमियम को फ्रॉम द बायर, मतलब बायर के साथ नहीं कर रहे हैं। तो अभी इन्होंने रीज़न क्या एक्सप्लेन किया है, जैसे कि एकदम से प्राइस बढ़ जाता है, एप्रिसिएशन हो जाता है, डेप्रिसिएशन हो जाता है, कोई अनड्यू नहीं रह जाए, मतलब पुराना पैसा रह जाए आपके पास, क्लियरेंस में दिक्कत आए, या मार्केट वाइज की ये प्रैक्टिस सही नहीं है। इन्होंने थोड़ा कुछ रीज़न बता के इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इन्होंने ये सिंपल एक्सप्लेन किया है कि इस बायर लोगों से भी अप फ्रंट कलेक्ट करें, मतलब कलेक्ट ऑप्शन प्रीमियम ऑन द अप फ्रंट बेसिस, इनसे भी, इन क्लाइंट्स से भी आप पहले से कलेक्ट कर लो। बस इतना सा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज़, इन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ाने का वो बोला है। जैसे अभी एग्जिस्टिंग में क्या है, एक कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है 5 से 10 लाख की उसकी रेंज होती है, ठीक है। ये उन्होंने 2015 में सेट किया था, ठीक है। इसके बाद आज 9 साल हो गए हैं, लेकिन उसकी वैल्यू 3 गुना हो गई है, बट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइज को रिवाइज नहीं किया। अब कॉन्ट्रैक्ट साइज होता क्या है, अब जैसे 25 का एक लॉट है, जैसे मैं निफ्टी के एग्जांपल से ही मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना होगा, जैसे 25 उसका लॉट साइज है, एक लॉट में 25 क्वांटिटी, ठीक है। और निफ्टी की प्राइस क्या चल रही है 25,000, तो 25 अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,25,000 आएगा, मतलब 6,25,000 रुपये का एक कॉन्ट्रैक्ट साइज ये रिलीज़ हो रहा है। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट साइज। अभी इसकी प्राइस 6 लाख है, 6,25,000 है। तो उन्होंने क्या बोला कि इतना बढ़ गया है, अब इसकी अपन को कॉन्ट्रैक्ट साइज को अपन को रिवाइज करना है, ठीक है। अब रिवाइज ये 2 फेज में करने वाला है, ठीक है, वो बता रहा हूँ। अब ऑफकोर्स है कि अगर ये पहले मैं रिवाइज करता हूँ, ये समझाता हूँ। फेज़ 1 में ये क्या बोलने वाले हैं कि 15 लाख से 20 लाख करने वाले हैं, ठीक है। और फेज़ 2 आफ्टर 6 मंथ के बाद क्या बोलने वाले हैं, 20 लाख से 30 लाख का करने वाले हैं। आप समझ रहे हो, जो चीज़ अभी 6 लाख की है वो अगर यहाँ पे 15 से 20 हो जाएगी और 20 से 30 हो जाएगी, तो ऑफकोर्स ये मतलब मार्जिन ज़्यादा लोगों को रखना पड़ेगा। तो ये एंट्री बैरियर हो जाएगा नए जो रिटेल इन्वेस्टर आ रहे हैं ना, जैसे अभी वो आ जाते हैं जल्दी क्योंकि छोटे साइज़ के,
लेकिन जैसे ही ये बैरियर लग जाएगा तो ज़्यादा फंड से आना पड़ेगा। जो छोटे छोटे अमाउंट वाले लोग हैं ना, उनके लिए बैरियर लग जाएगा, वो अब इतनी ईजीली अंदर नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। ये बोल रहा है रैशनलाइज ऑफ वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी इंडेक्स आर ऑफर्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज इन एडिशन टू मंथली। पहले मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे, बट अब वीकली एक्सपायरी भी आ गई हैं। इससे क्या हो रहा है, 0 डे टू एक्सपायरी, मतलब हर दिन एक्सपायरी हो रही है, मतलब हर दिन एक्सपायरी है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स है ना, वो हर दिन ट्रेड कर रहा है, तो इसमें क्या है ना, जो पैसा है ना वो एक ट्रेडिंग से दूसरी जगह आ रहा है। जैसे कि मैंने आज किया बैंक निफ्टी में, वहाँ पे मतलब प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब मैं अगले दिन ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ निफ्टी में, तो मेरा जो प्रॉफिट का पैसा है, अगर मेरे को अगले दिन लॉस हो जाता है तो मेरा बैंक निफ्टी का जो पैसा है ना वो निकल के आ रहा है और इधर जा रहा है निफ्टी में, या तो निफ्टी का आ रहा है सेंसेक्स में जा रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, मनी मूविंग फ्रॉम वन एक्सपायरी ऑफ इंडेक्स टू अनदर एवरी सिंगल डे, मतलब हर दिन पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो इनकी ये एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है जो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हर दिन एक्सपायरी से ये इनको प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, एवरी डे ट्रेडिंग इज ऑलमोस्ट इंटायरली स्पेकुलेटिव, मतलब वो हर दिन जो ट्रेड कर रहा है ना वो एज ए स्पेकुलेटिव है, मतलब उसको कुछ पता नहीं है कि क्या है, बट वो कर रहा है। तो ये स्पेकुलेटिव उन्होंने बोला है कि इसको ये स्पेकुलेटिव है। इंक्रीज वॉलेटिलिटी हो रही, मतलब एकदम से ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इधर का पैसा उधर जा रहा है, तो सब लोग पैसा इधर लगा रहे हैं। मतलब एक आदमी का अगर 2 लाख रुपए है, वो एक जगह लगाएगा, फिर दूसरी जगह लगाएगा, फिर तीसरी जगह, तो क्या एक पैसा सब जगह लग रहा है, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। पुअर स्टेबिलिटी आउटकम, मतलब कुछ निकल के कुछ सार नहीं आ रहा है, मतलब आउटकम उसके कम आ रहा है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कुछ डेटा से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ऐसा 80 से 90% ऑफ जो टर्नओवर है ना वीकली का, वो एक्सपायरी वीक में ही आता है, जो कि अपन पहले भी देख चुके हैं डेटा के सर। अब उन्होंने एक टेबल से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये 3 तारीख है और ये 4 तारीख है, मतलब ये 3:30 बजे का डेटा है। उन्होंने बताया 3 तारीख, और ये एक्सपायरी दिन का है, ठीक है। तो 3 तारीख को ये 3 मतलब 3:30 बजे जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू उन्होंने बताया कि 126 इसकी टाइम वैल्यू। अब इन्होंने 126 टाइम वैल्यू कैसे निकाली वो मैं बताता हूँ। ये 24,250 और 24,300, इसके बीच में कहीं निफ्टी है ना, देखो 24,286, तो ये बीच में है, इसके 250 और 300 के बीच में। अब इस टाइम पे प्रीमियम क्या है, 93 का एक 83 का है, तो इन दोनों को सम करो तो 176 होगा, ठीक है, 176। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 50 का, तो -50 करो, -50 करा तो इन्होंने 126 निकाल के दिया, ये इसकी टाइम वैल्यू आ गई। मतलब इन दोनों का डिफरेंस है वो 50 है, तो इन दोनों की जो वैल्यू है उसमें से -50 करोगे तो ये टाइम वैल्यू इन्होंने निकाल के दिया है। आप भी देख सकते हो, ये मैंने राइट साइड में कैलकुलेशन ऐड कर दिया। तो ये इन्होंने बोला है कि ये इसकी टाइम वैल्यू एक दिन पहले है, लेकिन वही टाइम वैल्यू एक्सपायरी दिन के दिन 1 रुपये बच रही है, कितने बजे, 3:15 बजे, और 3 बजे वही चीज़ की वैल्यू है 6 रुपये, ठीक है। अब ये इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है, ये पूरा समझेंगे अपन। जैसे क्या है, इन्होंने पूरा बताया ये टाइम वैल्यू कैसे निकाली है, 50 का डिफरेंस है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ये बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ 126 ये डे बिफोर एक्सपायरी, एक दिन बिफोर एक्सपायरी में 126 थी, जो कि विच बिकम्स मियरली 6 रुपये 3 बजे हो गई, और 1.5 रुपये 3:30 बजे हो गई एक्सपायरी दिन के, जो कि अपन देख चुके। देखो 3 बजे वो 6 रुपये 5.8, और 3:30 बजे 1.2 हो गई है। यहाँ पे देखो उन्होंने पूरा बताया, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि वेरी स्मॉल प्रीमियम, हाँ ठीक है, ये इन्होंने बताया। अब यहाँ आप देख सकते हो, ये इन्होंने यहाँ पे कैसे निकाला, जैसे देखो निफ्टी 24,310 है यहाँ पे, ठीक है, तो 300 और 350 की वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। 300 और 350 के बीच में है ये 10, तो इसकी वैल्यू 8 है, इसकी 50 है, आप ये जोड़ो और इसमें -50 करो तो ये 8 आ गया, मतलब 5.8 आ गया। तो यहाँ पे 5.8 निकाला है। तो इन्होंने ऐसे निकाला कि यहाँ पे जो टाइम वैल्यू है 126 रुपये, एक दिन में कितनी बचती है, 6 रुपये, समझ रहे हो। ये इतना बड़ा डीके लग रहा है, इन्होंने यहाँ पे बताया भी, एक्सप्लेन भी किया होगा, द डीके इन ऑप्शन प्रीमियम एज अप्रोचेज टू एक्सपायरी। तो इन्होंने क्या बताया, बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। अब इसमें क्या है, इन्होंने ये बोला है कि इतना ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम कैसे इन्हांस करें, टू इन्हांस द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे कोई इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसा क्या अगले दिन डीके तो वो हो ही रहा है, मतलब उसको इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ मिल नहीं पा रही है, तो वो डीके हो रही है। तो इसको हम कैसे करें, इन्वेस्टर का जो पैसा है वो प्रोटेक्ट कैसे हो, वो मार्केट में स्टेबिलिटी रहे, इन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया है।
उन्होंने क्या बोला, सिंगल बेंचमार्क इंडेक्स लेकर आए, मतलब एक इंडेक्स एक दिन एक्सपायरी लेके आए, इस टाइप से कुछ, मतलब सिंगल कुछ लेकर आए कि सिंगल बेंचमार्क हो। तो एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, इंक्रीज इन मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी, जिस दिन एक्सपायर होगा कॉन्ट्रैक्ट उस दिन हम मार्जिन बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे कि और एक्सपायरी के दिन ज़्यादा वॉलेटिलिटी रह रही ना, तो ओपन पोजीशन रहती है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है एक्सपायरी के दिन ज़्यादा, तो उन्होंने क्या बोला, एकदम से शॉक लगता है तो हम एक बफर, एडिशनल बफर होना चाहिए टू एब्जॉर्ब सडन प्राइस शॉक। अब इन्होंने एग्जिस्टिंग जो है ना उसमें प्रॉब्लम ये बताई है कि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम ट्रेडेड डिक्रीजेस, वो गिर जाते हैं, एंड उसके लिए एडिशनल बफर्स आर रिक्वायर्ड, मतलब कुछ एक्स्ट्रा होने चाहिए पैसे, और जिससे कि बैरियर भी लगे कि कम लोग इस पर कर सके, तो मोमेंटम कम आएगा, है ना। तो चांसेस क्या होंगे, स्टेबिलिटी के बढ़ जाएंगे। तो इन्होंने क्या इसके लिए प्रपोज किया है कि एक्सपायरी के दिन द मार्जिन्स ऑन एक्सपायरी डे एंड द डे बिफोर एक्सपायरी, मतलब एक दिन पहले से और उसके दिन हम उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। अब जैसे कि एट द स्टार्ट ऑफ द डे बिफोर एक्सपायरी, एक्सपायरी के एक दिन पहले से ELM बढ़ जाएगा 3% से। इन्होंने क्या बोला, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ठीक है, उसको उन्होंने बोला है 3% से बढ़ा देंगे, लेकिन स्टार्ट ऑफ एक्सपायरी के दिन, ठीक है, वो 5% से बढ़ जाएगा। सीधा ये है, गुरुवार को अगर एक्सपायरी है तो बुधवार को 3% ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा और गुरुवार को 5% ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर आपको एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड करना है तो ये इनका शॉर्ट है। इन्होंने ऐसे ही पूरा एक्सप्लेन किया है, इन्होंने शॉर्ट में बताया है, यहाँ पे इनको भेजे हैं स्टॉक एक्सचेंजेस को, ऑल क्लियरिंग कॉरपोरेशन, इन्होंने पूरा रीज़न दिया है, यहाँ पे फ्रेमवर्क को इंक्रीज़ करना है, स्ट्रेंथन, इन्होंने पूरा पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं। फिर इन्होंने बोला है, यहाँ पे शॉर्ट में बताया है कि मार्जिन को कलेक्ट करो, इन्होंने रिमूवल ऑफ दिस कैलेंडर स्प्रेड ये भी बताया। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज को इंक्रीज़ करना है, मतलब ये उन्होंने पूरा रीज़न दे दिया, मतलब ये सारा शॉर्ट में दिया है नीचे, जो अपन ने डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि ये इस तारीख को आएगा, तो इन्होंने अभी भेज दिया पेपर, अब वो देखेंगे, पढ़ेंगे, जैसे मेल नहीं भेज देते, वहाँ से पढ़ेंगे, फिर वो रिप्लाई आएगा, फिर कंसल्ट होगा, फिर इम्प्लीमेंट होगा, इस टाइप से सेबी ने इनको भेज दिया फिलहाल।